कार्तिक ने दर्जनों स्पिरिट स्टोन निकाले और वे सभी उसकी एनर्जी में बदल गए। उसके मेरिडियंस में दमित स्पिरिचुअल एनर्जी के अत्यधिक संचय के कारण उसके मेरिडियंस उभरने लगी। पकड़ना, कार्तिक धीमी आवाज में दहाड़ा। गोल्डन कोर एरिया के शिखर पर पहुंचने का यह सबसे तेज तरीका था। सबसे पहले वो आत्मा को दबाने वाले पगोड़ा को अपनी आत्मा एनर्जी को दबाने देगा। फिर वो जबरदस्ती अपनी साधना तकनीक का प्रसार करेगा और आत्मा की एनर्जी को अपने शिरोबिंदु के माध्यम से प्रवाहित होने देगा। उसके बाद वो अपने शरीर को स्पिरिचुअल एनर्जी से भरने के लिए भक्षण शक्ति का उपयोग करेगा। अंत में आत्मा की एनर्जी वापस आ जाएगी और वो बंधनों को तोड़ देगा और गोल्डन कोर पूर्णता चरण तक पहुंच जाएगा। उसके डेंटियन के भीतर गोल्डन कोर तेज गति से घूम रहा था और आत्मा की एनर्जी उसमें लगातार प्रवाहित होती रहती थी। जब कार्तिक के मेरिडियंस उस सीमा तक पहुंच गए जिसे वो सहन कर सकता था, तो कार्तिक के शरीर की सतह पहले से ही उभरे हुए मेरिडियन से भरी हुई थी, जो बहुत ही क्रूर दिख रही थी। कार्तिक के चेहरे पर दर्द था। भले ही अमर शरीर की राजधानी अभी भी वहां थी, फिर भी उसके मेरिडियंस में दर्द कम नहीं हो सका। तितर बितर कार्तिक ने स्पिरिट सप्रेसिंग पगोड़ा के स्पिरिचुअल एनर्जी दमन को हटा दिया। स्पिरिट सप्रेसिंग पगोड़ा के हिंसक स्पिरिचुअल एनर्जी को दबाने के बिना इसने तुरंत कार्तिक के सभी मेरिडियंस पर हमला कर दिया। कार्तिक की आंखें लाल हो गईं। इस तरह का दर्द बेहद तीव्र था। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और पूरी ताकत से सांस ली, जिससे दर्द कम हो गया। कार्तिक की तेज और दूरस्थ साधना पद्धति ने उसके मेरिडियंस और डेंटियंस में फटती हुई आत्मा एनर्जी को राहत देने में मदद की। उसके डेंटियंस में आत्मिक एनर्जी की सैकड़ों लड़ियां थीं, जो बादलों की लटों की तरह थीं, जो उसके स्वर्णिम केंद्र के चारों ओर लिपटी हुई थी। गोल्डन कोर का प्रकाश अधिक से अधिक चकाचौंध हो गया, एक सुनहरे सूरज की तरह, जिसमें एक शक्तिशाली शक्ति थी। तोड़ना। उसकी आभा वज्र के समान आकाश में उठी। कार्तिक के सिर के ऊपर से स्पिरिचुअल एनर्जी का एक बादल ऊपर आया और उसने कमरे में एक एनर्जी बादल बना दिया। माया, जो बाहर पहरा दे रही थी, चिंता से जल रही थी। उसने अभी अभी कार्तिक की दर्दनाक दहाड़ सुनी थी। हालांकि वो सच में अंदर जाकर देखना चाहती थी, लेकिन उसने कार्तिक को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। वो परिणामों को लेकर चिंतित थी। जब सब स्पेस कलाकार टूट रहे थे, अगर वे एक अप्रत्याशित स्थिति से बाधित हो गए तो वे सीरियस रूप से घायल हो जाएंगे, या सीरियस मामलों में वे एनर्जी विचलन से पीड़ित होंगे। माया ने कार्तिक को लापरवाही से परेशान करने की हिम्मत नहीं की। पूरे आधे दिन के बाद कार्तिक की उभरी हुई शिरोबिंदु सामान्य हो गई। अब पहले जैसी सीरियस नहीं रही। कार्तिक ने स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन को हटा दिया और खराब हवा की सांस छोड़ दी। उसने तुरंत आराम महसूस किया। गोल्डन कोर पूरा हो गया है, कार्तिक ने धीमी आवाज में कहा। उसकी ताकत आखिरकार सही गोल्डन कोर दायरे में वापस आ गई थी। कार्तिक के शरीर से अचानक एक तेज आभा फूट पड़ी। वो उसकी दूसरी ब्लड लाइन की शक्ति थी। उसके बल में वृद्धि के कारण उसके ब्लड लाइन में जागृति के लक्षण दिखाई देने लगे थे। पेस क्रिएशन ब्लड लाइन। कार्तिक को अपनी दूसरी ब्लड लाइन का नाम प्रतिक्रिया से मिला। ऐसा लग रहा था कि ये एक ब्लड लाइन है जो हथियार बना सकती है। कार्तिक ने नरसिम्हा ब्लड लाइन की तरह ही स्पेस क्रिएशन ब्लड लाइन की एनर्जी में हो रहे उतार चढ़ाव को भी शांत किया। वो उसे जगाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे अब भी अपने माता पिता के प्रति द्वेष था, जिनसे विरासत में उसे उसके 2 वंश मिले थे। उसने उठकर अपने दुखते अंगों को फैलाया। अत्यधिक दबाव के कारण अपने शिरोबिंदु से इसने उसे बहुत असहज बना दिया था। हालांकि क्योंकि दूसरी ब्लड लाइन ने भी जागृति के लक्षण दिखाए थे, उसका चेहरा कुछ लाल था और उसकी एनर्जी और खून में उतार चढ़ाव था।
जब कार्तिक ने दरवाजा खोला तो उसने माया को अभी भी बाहर पाया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। ये देखकर कि कार्तिक सुरक्षित और स्वस्थ है, माया ने आखिरकार राहत महसूस की। क्या हुआ? सब ठीक है? क्या तुम्हें भूख लगी है? माया ने चिंता से पूछा। हाँ, मैं ठीक हूं, कार्तिक मुस्कुराया। थोड़ी भूख भी लग रही है। माया खाना बनाने जाने के लिए मुड़ी, लेकिन कार्तिक ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था। तुम क्या कर रहे हो? माया शर्मा रही थी। मेरा मतलब ये नहीं था जब मैंने कहा कि मुझे भूख लगी है। तुम जानती हो कि मेरा क्या मतलब है? कार्तिक ने जलती आंखों से माया को देखा। माया का चेहरा लाल था। वो स्वाभाविक रूप से समझ गई थी कि कार्तिक का क्या मतलब है। माया की आवाज नरम और कोमल थी। उसके चेहरे की लाली गर्दन तक फैल गई थी। कार्तिक ने माया को अपनी गोद में प्यार से उठाया और माया के लाल कान में फुसफुसाया। हमारी दोनों ताकतें गोल्डन कोर पर हैं। हम निश्चित रूप से लंबे समय तक टिक सकते हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने अपने पैरों का उपयोग दरवाजे को बंद करने के लिए किया, जबकि माया शर्मीली आवाज में चिल्लाई। बहुत जल्द दरवाजे के अंदर एक खूबसूरत आवाज सुनाई दी। पुणे सिटी में कहीं एक अंधेरे जंगल में एक व्यक्ति झाड़ियों के बीच से निकलकर आई। ये कृतिका थी। कृतिका अपने हाथ में कंपास जैसा कुछ लिए हुए थी और वो जंगल में कुछ ढूंढ रही थी। ये यहां होना चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? कृतिका ने अपना सिर नीचे किया और कंपास पर सुई को एक सीरियस अभिव्यक्ति के साथ देखा। सबसे पहले वो अभी भी सही तरीके से मार्गदर्शन कर सकता था, लेकिन एक बार जब वो जंगल में प्रवेश कर गई तो अराजकता थी। कृतिका की भौहें तन गईं। चारों ओर कोहरा था और कंपास ने काम करना बंद कर दिया था, जिससे उसके लिए उसे कहीं भी खोजना असंभव हो गया था। कृतिका ने बेबसी से आह भरी। उसने अपने इंटरनल स्पेशल डायमेंशनल रिंग से एक टेंट निकाला और अंदर जाने से पहले उसे मौके पर रख दिया। मैंने अपना पर्स खो दिया है और भोजन करने के लिए कार्तिक के घर चली गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी देर तक रुकने के बाद ये जंगल कोहरे से ढक जाएगा, कृतिका ने मायूसी से बुदबुदाया। मूल गणना के अनुसार जब वो यहां आई थी तो कोई कोहरा नहीं होना चाहिए था। कौन जानता था कि कोई दुर्घटना होगी और उसका पेट भूखा मरेगा। वो केवल कार्तिक से मदद मांग सकती थी। उसने नहीं सोचा था कि उसका लालच सच में उसे नुकसान पहुंचाएगा। अपने हाथ में कंपास को देखते हुए कृतिका की भौहें तन गईं। उसने कंपास के नीचे से मुट्ठी भर सफेद फर निकाला। सफेद फर किसी छोटी मुट्ठी के जानवर के फर जैसा दिख रहा था। हालांकि ये छोटा सफेद फर एक पवित्र प्रभा मंडल के साथ चमक रहा था। मैंने फैमिली में डिवाइन बीस्ट जोरावर जायसवाल के फर का एकमात्र टुकड़ा निकाल लिया। मुझे नहीं पता था कि मेरे लौटने पर मेरे माता पिता मुझे इस तरह की सजा देंगे। और बिग ब्रदर, जब उसने अपने बड़े भाई के बारे में सोचा तो कृतिका का पूरा शरीर कांपने लगा। हालांकि बिग ब्रदर ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, लेकिन कभी कभी उसे लगता था कि बिग ब्रदर बहुत कोल्ड है, जिससे वो उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करती थी। वो ये भी नहीं जानती थी कि उसे इस तरह का एहसास क्यों हुआ, लेकिन उसे बस यही लगता था कि कभी कभी उसका बड़ा भाई बहुत डरावना होता है। उसने दिव्य पशु जोरावर जायसवाल द्वारा दिए गए प्रतीक को कंपास के स्तर पर एक गुप्त दरवाजे में वापस रख दिया। कंपास की सुई एक बार फिर घूमने लगी। ये वो कंपास था जिसे कृतिका ने अपने घर से निकाला था। इसका उपयोग लक्ष्य पर कुछ वस्तुओं के माध्यम से उसे खोजने के लिए किया जा सकता था, और उसका लक्ष्य पौराणिक दिव्य जानवर जोरावर जायसवाल था। जोरावर जायसवाल पौराणिक दिव्य जानवर था
जो हिमालय पर्वत पर प्रसिद्ध था। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह शुद्ध सफेद था। ये मानवीय शब्द बोल सकता है और सभी चीजों के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। ये शायद ही कभी दिखाई देता था और ये एक शुभ जानवर था जो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता था। ये कुछ हद तक उसकी वंशावली के समान था। यही कारण है कि वो दिव्य पशु जोरावर जायसवाल का थोड़ा सा हिस्सा प्राप्त करने में सक्षम थी। अब ये सब उसके द्वारा निकाल लिया गया था। किंवदंतियों के अनुसार जोरावर जायसवाल दुनिया में भूतों और आत्माओं के मामले में कुशल था और भूत और भविष्य को जानने में सक्षम था। कृतिका ने जोरावर जायसवाल की तलाश की, ये उम्मीद करते हुए कि ये उसकी फैमिली की समस्या को हल कर सकता है। उसने मूल रूप से सोचा था कि डिवाइन बीस्ट जोरावर जायसवाल छोटे आकाशीय दायरे में था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस कंपस के मार्गदर्शन का पालन करेगी और सेक्युलर दुनिया में आ जाएगी। इसलिए सेक्युलर वर्ल्ड में प्रशिक्षण लेने के बहाने वो अपना लक्ष्य पूरा करने से पहले कुछ देर खेलने के लिए मुंबई सिटी की माथुर फैमिली में आई। अंतिम गंतव्य सच में पुणे सिटी में एक आदिम जंगल था। संयोग से ये कार्तिक के साथ वापस लौटते वक्त रास्ते में था, इसलिए वे एक साथ वापस आए। कृतिका को अचानक थोड़ा चक्कर आया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसने खुद को एक अनजान जगह पर खड़ा पाया। उसके पीछे सफेद कोहरा था और उसे अपने पैरों के नीचे एक ठंडक का एहसास हुआ। ये समुद्र था। कृतिका ने असमंजस में चारों ओर देखा। उसके सामने एक धुंधला समुद्र था। उसे याद आया कि वो जंगल में थी। यहां कैसे अपील करेगी? लगातार आवाजें आ रही थीं। कृतिका ने तुरंत अपनी सतर्कता बढ़ा दी। ध्वनि समुद्र की सतह पर पैर रखने जैसी थी, हल्के से पानी की सतह को छू रही थी। कृतिका ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और ध्वनि के स्रोत को देखा। धीरे धीरे कृतिका के सामने एक विशाल आकृति प्रकट हुई। कृतिका ने अपना सिर उठाया। उसकी खूबसूरत आंखें सदमे से भर गईं। कृतिका की आंखों में हैरत थी। उसके दिल की धड़कनें एकदम बढ़ गई थी। उसने डर के एक कदम पीछे लिया। क्या थी ये आकृति जो कृतिका के सामने अचानक से प्रकट हुई थी? क्या हुआ था कृतिका के परिवार में जिसे सुलझाने के लिए वो उस दिव्य जानवर को ढूंढ रही थी? क्या इसका कार्तिक के अतीत से कोई संबंध है?